आज की बड़ी खबरों के साथ उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव आज होगा। इससे पहले कोटद्वार से बीजेपी के विधायक ऋतु खंडूरी ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के लिए ऋतु खंडूरी का नाम तय हो गया है। ऋतु खंडूरी राज्य की पहली महिला स्पीकर बनेंगी। आज सदन में ऋतु खंडूरी के विधिवत निर्वाचन की घोषणा प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत करेंगे। कोटद्वार से जीतकर आई बीजेपी विधायक ऋतु खंडूरी को उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहला मौका है जब स्पीकर के रूप में किसी महिला को जिम्मेदारी दी गई है। महिला स्पीकर बनने के बाद ऋतु खंडूरी ने कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो बखूबी निभाने का काम करेंगी। सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने ऋतु खंडूरी से खास बातचीत की। इस समय हमारे साथ उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनने जा रही ऋतु खंडूरी जी हैं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद ज्योत्सना, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, संवैधानिक पद, बहुत अहम, कैसे देखती हैं? बड़ी जिम्मेदारी है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने संगठन का, अपने प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का कि ये निर्णय लिया कि एक महिला को इस बार विधानसभा का अध्यक्ष बनाना है। अच्छा निर्णय है, महिलाओं का सम्मान हुआ है। मेरा ही नहीं, उत्तराखंड की हर बहन का सम्मान आज हुआ है। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ एंड आई एम रियली हम्बल्ड। बिल्कुल 5 साल का आपका अनुभव रहा है सदन में बैठने का, क्या अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कैसे लग रहा है, चला पाएंगी? क्योंकि सदन के अंदर हेड मास्टर की कोटद्वार भूमिका हो जनता ने जाती मुझे है जिता के भेजा विधानसभा है, तो अध्यक्ष की। मैं बहुत जिम्मेवारी बड़ी है और पूरा न्यू कमर भी है। जी देखिए, मैं हूं तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझसे पहले भी आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी थे और उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया है, तो दे आर वेरी बिग शूज टू फिल। लेकिन सिंपली, सादगी से, मुस्कुराहट के साथ हेडमास्टर बनकर किया जाएगा। जैसे आपने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। वास्तव में उत्तराखंड की बैकबोन यहाँ की महिलाएं हैं और बीजेपी की जीत में भी जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो महिलाओं की रही है। ऐसे में ये समझें कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी संभवतः विधानसभा अध्यक्ष कभी कोई महिला नहीं बनी है और दोनों राज्य एक ही रहे हैं। बिल्कुल, महिला को सशक्त किया गया है और ये एक बहुत ही सुखद बड़ा प्रयास है। महिलाओं को धीरे धीरे अब ऐसे पदों पर बिठाया जा रहा है जहां वो किस तरह का विकास चाहती हैं अपने लिए और अपने क्षेत्र के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, ऐसे पदों पे उनको बिठाया जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम महिलाओं को अब मेरिट पर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल खुशी तो है, लेकिन ये किस तरीके की फीलिंग है? क्योंकि सोच कुछ और रहे थे आपके समर्थक भी सब लोग की कैबिनेट का पार्ट होंगी, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में होंगी, लेकिन एक संवैधानिक पद यानी विधानसभा अध्यक्ष बनने की जब आपको खबर दी गई तो उस समय क्या फीलिंग? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी पढ़नी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आप जानती हैं महिलाएं बैलेंस बहुत अच्छे से बनाती हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, उसकी गरिमा रखते हुए मेरी और भी जो ड्यूटीज़ हैं मैं उनको पूरा करूँगी। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी ऋतु खंडूरी जी जो पहली महिला स्पीकर बनने जा रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संवैधानिक गरिमा का ध्यान रखते हुए वो अपने कर्तव्य का पालन करेंगी। कैमरामैन दयाल बिष्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी देहरादून से हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, जाहिर तौर पर सर्वाधिक इस बार, हरिद्वार को छोड़ दें तो सर्वाधिक इस बार जो वोट मिला है बीजेपी को वो महिलाओं का वोट मिला है और जाहिर तौर पर यह कहा जाए कि महिला ही बीजेपी की जीत का श्रेय महिलाओं को जाता है, तो लिहाजा महिला स्पीकर उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार स्पीकर के पद पर किसी महिला को बैठाकर जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज महिलाओं के बीच में, महिला वोटर्स के बीच में देने की कोशिश की गई है, ऐसा माने?
बिल्कुल अनुज, देखिए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले जब सर्वे करवा रही थी तो उनको भी इतना अंदाजा इस बात का नहीं था कितनी प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में एक बार फिर से बनेगी। प्रधानमंत्री की जो कार्यक्रम गढ़वाल में हुआ, जो देहरादून में हुआ, जो हल्द्वानी में हुआ, अल्मोड़ा में हुआ, उसका सीधा असर इस बात से निकाला जा सकता है कि जो महिला वोटर थी उन्होंने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिला। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार उत्तराखंड में बना ली। 5वीं विधानसभा के गठन के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया शुरू कराई गई और भारतीय जनता पार्टी ने कोटद्वार से विधायक रितु खंडूड़ी को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने के लिए प्रस्तावित किया। सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष, चूंकि 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो ऐसे में विपक्ष को कोई भी मौका नहीं मिलता है, लिहाजा उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। आज जो सभा मंडप में 11 बजे कार्यक्रम विधानसभा में रखा गया है, वहां पर आज बाकायदा निर्वाचन होगा और निर्वाचन के जरिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के लिए और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर पहली महिला स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की कोटद्वार से विधायक रितु खंडूड़ी को। रितु खंडूड़ी दूसरी बार की विधायक है और जाहिर सी बात है इससे पहले उनका कैबिनेट में नाम चल रहा था, मुख्यमंत्री की दौड़ में नाम चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक पद पर बिठा करके उनके पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करने का प्रयास किया और साथ ही साथ जब उन्होंने देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि सीधे तौर पर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो उत्तराखंड में, उसी कड़ी में पार्टी ने उनको एक मौका दिया है संवैधानिक पद पर बिठाने का और वो उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अपने तमाम सहयोगियों से जो भी इस बार उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट में हैं या फिर यूँ कहें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्षों से रायशुमारी करेंगे, संभावित जहाँ पर ज्ञानार्जन करने की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे और पूरे संविधान के भावनाओं के अनुरूप विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को संचालित करने का काम करेंगी। जी, श्रीनिवास आप बने रहिए हमारे साथ। धामी कैबिनेट में दोबारा से जगह पाने वाली मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो बखूबी निभाएंगी। राज्य को विकास की तरफ ले जाने के लिए तो उनकी सरकार प्रयासरत रहेगी ही और साथ ही महिलाओं का विकास, युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में एकमात्र महिला कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्य जी हैं। रेखा जी को दोबारा जिम्मेदारी मिली है कैबिनेट मंत्री के तौर पर सरकार में शामिल होने की। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, इकलौती महिला हैं आप और महिला सशक्तिकरण, महिला उत्तराखंड की बैकबोन, कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि अब की बार जो प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को मिली है उसमें महिलाओं का भूमिका जो है वो बहुत ही अहम है और अब की बार बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने इसमें प्रतिभाग किया है, आशीर्वाद दिया है और साथ साथ युवाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से महिलाओं के प्रतीक के रूप में एक जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, मैं उसका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये जो 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल होगा, निश्चित रूप से उत्तराखंड के महिलाओं के जीवन के उत्थान का, युवाओं के लिए रोजगार का और निश्चित रूप से उत्तराखंड को चहुमुखी विकास की दिशा में हमारी सरकार और हमारा युवा नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी जी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपके पास पहले भी महिला सशक्तिकरण, बाल विकास विभाग थे, अन्य विभाग भी थे, अब आपकी रुचि किसमें होगी? इन विभागों के अतिरिक्त आप क्या करना चाहेंगी? देखिए, अभी तो पोर्टफोलियो मिले नहीं है और मैं समझती हूँ कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, जिस किसी विभाग की भी जिम्मेदारी देगी, निश्चित रूप से उसमें अपना 100% देना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। पर एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ, चाहे मुझ पर कोई सा भी विभाग आए या किसी पे भी कोई सा भी विभाग आए, हमारे मुख्य केंद्र बिंदु में महिलाएं रहेंगी, युवा रहेंगे। उनका मैं समझती हूँ चहुमुखी विकास या वो किस तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त हो सके, उस दिशा में सारे विभाग के हमारे संबंधित मंत्रीगण, हमारी कैबिनेट, हमारे मुख्यमंत्री काम करेंगे। रेखा जी, जैसे आपने महिलाओं का जिक्र किया, आप तो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। इस ऐतिहासिक जीत में भी महिलाओं का ही सबसे अहम रोल है क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज था उनका ज्यादा है। ऐसे में उनके लिए क्या प्राथमिकताएं आपके दिल दिमाग में है? देखिए, प्राथमिकता एक स्वरूप में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उन महिलाओं को सामाजिक रूप से मजबूत बनाना और उन महिलाओं को जो जिस रूप में भी वो आगे बढ़ना चाहती हूँ उस रूप में सहयोग करना, ये सरकार की अहम भूमिका रहेगी और मैं भी उसी दिशा में प्रयास करूंगी कि अधिक से अधिक, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने के संदर्भ में हो, हमारी कार्य योजना उसी रूपरेखा के अंतर्गत केंद्रित रहेगी।
सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी रेखा आर्या और उनका साफ तौर पर कहना है कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में महिलाएं और युवा सबसे आगे होंगे और इनके लिए लगातार काम होता रहेगा। कैमरामैन दयाल बिस्ट के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए शासन ने महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं। 2 साल बाद उत्तराखंड में कोविड की सभी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए शासन ने लगाई ये तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया है। 2 साल बाद इन पाबंदियों से प्रदेश की जनता को निजात मिलने जा रही है। अब सिर्फ 2 गज की दूरी और मास्क का नियम ही लागू रहेगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि बीते 24 महीने में महामारी प्रबंधन के लिए विभिन्न तरह की क्षमताओं का विकास किया गया है, जिसमें जांचें, निगरानी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, इलाज, टीकाकरण, अस्पतालों का विकास शामिल है और उसके साथ ही आम लोगों में भी कोविड के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अब राज्य में जल्द ही सभी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते उत्तराखंड की सरकार ने, शासन ने यह फैसला लिया है कि 2 साल से लगातार जो पाबंदियां लगाई जा रही थी कोरोना के चलते, ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके, उन सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया गया है। यानी 2 साल बाद जो प्रदेश की जनता है वो इन तमाम पाबंदियों से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी, लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य होगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी अनिवार्य होगा। और एक बार फिर से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी देहरादून से हमारे संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, 2 साल के बाद कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है, यानी कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिस तरह की पाबंदियां प्रदेश भर में लागू की गई थी, सभी पाबंदियों को हटाया जा रहा है। आपको लगता है कि उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति इस तरह की है कि इस निर्णय को लेने में सरकार को किसी तरह का कोई रिस्क, कोई जोखिम नजर नहीं आ रहा? देखिए अनुज, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार जो कोविड का जो दौर रहा है पिछले 2 से 2.5 सालों में, जो स्थिति उत्तराखंड में रही है काफ़ी भयावह स्थिति थी। लेकिन जैसे जैसे पहली डोज लगी, फिर दूसरी डोज लगी, बूस्टर डोज लगी, बच्चों की पहली डोज लगी, उसके बाद 12 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को डोज लगाने का काम शुरू किया गया। यही कारण है कि सरकार को, अनुज, जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने बूस्टर डोज लगाने का काम किया है, उसी बात पर शासन को, स्वास्थ्य विभाग को, या यूँ कहें कि तमाम विभागीय अधिकारियों को उसका बल मिला कि अब धीरे धीरे इस समस्या का समाधान हो रहा है। और समाधान को देखते हुए, ताकि लोगों की आर्थिकी, लोगों की सामाजिकी, लोगों के
जो फंक्शन थे, जो लोगों के क्रियाकलाप थे, उसको समुचित तरीके से पूरा किया जाए। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने नई एसओपी जारी की है और नई एसओपी 31 तारीख से लागू हो जाएगी। यानी कोविड के जो प्रतिबंध थे, सभी प्रतिबंधों को 31 मार्च से समाप्त कर दिया जाएगा। चाहे वो स्कूल खोलने की बात हो, कोचिंग सेंटर खोलने की बात हो, जिम हो, स्पा हो या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने की बात हो। लेकिन इतना जरूर आदेश में लिखा गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में अभी भी कोविड के नियमों का अनुपालन करना बेहद जरूरी होगा। उसमें सामाजिक दूरी के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क के लिए प्रेरित करने की बात कही गई है। लेकिन बाकी सभी जो, चाहे वो धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं या बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, कहीं पर कोई भी कोविड का नियम का अनुपालन अब नहीं किया जाएगा। यानी कोविड को लगभग पूरे तरीके से खात्मे की तरफ सरकार ने मान लिया है। लेकिन उसके अलावा जो बूस्टर डोज है उसको लगातार गतिमान करने के लिए विभागीय अधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से दिए गए हैं। जी श्रीनिवास, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऊधम सिंह नगर के पंथ नगर थाना क्षेत्र में नेसल कंपनी के बाहर अज्ञात बदमाशों ने ट्रक चालक को बंधक बनाकर उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूटपाट के बाद बदमाश ट्रक चालक को बाजपुर दोराहे क्षेत्र में झाड़ियों में फेंककर ट्रक लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाकर तलाश शुरू कर दी गई। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने मुजफ्फरनगर से आरोपियों और लूटे हुए सामान को बरामद किया। जो है थोड़ा सा सूचना आई एंड आज अर्ली मॉर्निंग इनकी गिरफ्तार हुई है। इसमें अभी तक टोटल 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और 2 शेष है। इनके लिए पकड़ दकड़ के लिए और अग्रिम कार्रवाई के लिए काफ़ी टीमें लगी हुई है, तो शीघ्र ही हम कुछ अच्छा रिजल्ट्स देंगे। और ऊधम सिंह नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मुनेश चौहान। मुनेश, इनका क्या कोई आपराधिक बैकग्राउंड है और इस तरह की वारदात को इस इलाके में अंजाम दिया करते थे? और ट्रक लेकर फरार हो जाना, ये ट्रक यहां से अक्सर हम सुनने में आता है कि उत्तराखंड से वाहन चोरी होते हैं और दूसरे स्टेट पे बेच दिए जाते हैं, तो जाहिर तौर पर इसके तार बहुत लंबे हो सकते हैं, बड़ा नेटवर्क ये हो सकता है। देखिए अनुज, आपको बता दें, जनपद उधम सिंह नगर के ये पंतनगर का ये मामला है, जहाँ पे नेशनल कंपनी के बाहर से एक ट्रक, जिसमें ट्रक चालक को बंधक बनाया गया, उसके बाद में ट्रक को लूटा गया और बंधक चालक को जो बंधक बनाया गया था उसे बाजपुर दोराहे के पास में झाड़ियों में फेंक दिया गया। जिसके बाद में ट्रक लेके जो बदमाश थे, उस समय अज्ञात बदमाश थे, ये फरार हो गए मौके से। पुलिस को इस बात का जब भनक लगी, पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए तुरंत जांच पड़ताल शुरू की। वहीं पुलिस को कामयाबी भी हाथ लगी एसओजी की टीम को, और ये मुजफ्फरनगर से बरामद भी कर लिया गया ट्रक और 3 बदमाश को दबोच भी लिया गया। वहीं 2 जो बदमाश हैं इसमें, वो भी फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है जो बदमाश हैं ये देवबंद के रहने वाले हैं, जनपद सहारनपुर के। जी, तो यानी ये कहें कि पुलिस की सतर्कता के चलते बहुत कम समय में इन बदमाशों को धर दबोचा गया। जी बिल्कुल, पुलिस की जो कार्यशैली है वो एकदम सटीक से, और एसओजी की टीम ने जो अपने जो मुखबिर लगाए हुए थे उसकी सूचना के आधार पर जो ट्रक है वो बरामद कर लिया गया और 3 बदमाशों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया, जबकि 2 जो बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी के लगातार दबिश दी जा रही है। जी, इस तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में सूटकेस में युवती का शव लेकर जा रहे युवक को पुलिस ने पकड़ लिया है और युवक के अनुसार शव उसकी प्रेमिका का था और वह उसके शव को लेकर नहर की ओर जा रहा था और स्वयं भी आत्महत्या करने जा रहा था। वह अपनी प्रेमिका के साथ एक होटल में आया था और कुछ देर बाद युवक एक बड़ा सा सूटकेस लेकर बाहर की ओर जाने लगा। होटल कर्मियों को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूटकेस खुलवाया तो उसके अंदर युवती का शव रखा हुआ था। पुलिस की पूछताछ में युवक ने बताया है कि वह कई सालों से रिलेशनशिप में थे और उनकी शादी के लिए परिजन तैयार नहीं थे, इसीलिए दोनों ने आत्महत्या करने की सोची। युवती ने पहले जहर खा लिया और वह मर गई। सीओ विवेक कुमार ने बताया है कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और साथ ही पुलिस पूरे मामले की हर नजरिए से जांच कर रही है। सूचना पर आए हैं, बॉडी को हमने कब्जे में ले लिया, मोर्चरी भिजवा रहे हैं। लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। सर मौके पर तो सामान बरामद हुआ, बाकी काफ़ी चीज़ें मिली हैं और जांच
नैनीताल के मल्लीताल में स्टाफ हाउस क्षेत्र में अचानक आग लग गई, जिससे लकड़ी से बना हुआ घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। आसपास के लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आसपास के लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि सूचना मिलते ही विभाग मौके पर पहुंचा, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए केवल पैदल मार्ग था। टीम के सदस्यों ने बाल्टी और पाइप के सहारे आग पर काबू पा लिया।